हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में डाल चुका हूं और बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया पढ़ लो। 12-13 क्वेश्चन बताए हैं, उन्हीं के आंसर मैंने 4-5 यूनिट के अंदर बताए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए। और यकीन मानो, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। वैसे हम इतने तारीफ के काबिल नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ये लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं मन लगा के। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएं। आप अच्छे से अच्छा मैनेजर इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि एमबीए में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, अपने लाइफ के अच्छे से अच्छा स्कोर करें, अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव करें कि मुझे लगे कि इस व्यक्ति को मैंने पढ़ाया है। तो मुझे काफी खुशी है आप सभी का ये प्यार जान के, आप सभी का ये विश्वास है मेरे ऊपर। और उसी कड़ी में अपन 5th यूनिट पे आ चुके हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैनेजर इकोनॉमिक्स के 5th यूनिट के अंदर आ चुके हैं। 4th यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है डिफरेंट पार्ट्स में, देखना होगा। ये लंबी जाती है नहीं जाती, वैसे जानी नहीं चाहिए, छोटी सी यूनिट है, अपन तड़क निपटा देंगे। मतलब एकदम गोली की तरह भागने वाला हूं और एकदम आपका सारे के सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा। और जैसा कि वादा करता हूं कि पढ़ाऊंगा तो याद भी करवा दूंगा, केवल पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप केवल वीडियो ध्यान से भी सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। यकीन मानिए कि वो एकदम में दिमाग में जड़ी बूटी घोट के आपको पिला दूंगा, केवल आपको मेरे को सुनना है। और अगर कोई टॉपिक रह जाता है, कोई क्वेरी होती है तो एक बार उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो 5th यूनिट के अंदर टॉपिक आता है वो आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले आपको ये थ्योरी अपन पढ़ने से पहले एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, बुक्स के अंदर नहीं सुना होगा तो अखबार में सुन रखा होगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब पता है? अरे नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना, जीडीपी आपने सबने सुन रखा है, बार बार पढ़ रखा है। जीडीपी का मतलब क्या है? एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन और सर्विसेज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू की टोटल, उनके मौद्रिक मूल्य की टोटल योग हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि एक साल के अंदर भारत में जितना भी गेहूं, जितना भी ज्वार, जितना भी मक्का, जितनी भी दालें, जितना भी प्रोडक्शन आउटपुट होता है, उन सबको मॉनेटरी में कन्वर्ट किया जाता है, उन सारी मॉनेटरी को जोड़ दिया जाता है, उसको योग को ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन कहा जाता है। इसी कंसेप्ट से ऊपर अपना नेशनल इनकम है। तो पहले नेशनल इनकम का थ्योरी का मीनिंग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अभी जीडीपी क्यों समझाया था वो भी रिलेट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी भी तो यही है सर, जीडीपी भी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही कह रहे हैं। तो नेशनल इनकम से क्या डिफरेंस हुआ? नेशनल इनकम भारत की आय से है और यहाँ के इसमें जीडीपी जो रहता है वो केवल उत्पादन की क्षमता बताता है, जबकि ये भारत की आय के बारे में बताता है, यानी इनकम के बारे में बताता है। तो उत्पादन अलग होता है और आय अलग होती है, ये तो आपको पता ही है। प्रोडक्शन अलग होता है और इनकम अलग होती है। तो उसके अंदर हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम प्रोड्यूस सर्विसेज एक साल के अंदर उसको जोड़ रहे हैं। thus the net result of the all economic activity any country during the period of 1 year and the value in the terms of money, उसको किसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं? मनी के अंदर। वहां पर हम भी मनी के अंदर कर रहे थे, वो भी एक साल का था, केवल उसमें प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी थी, यहाँ प्रोडक्शन सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटी है और इसको हम उस देश की आय बोल रहे हैं। यानी कि सर एक तरीके से जीडीपी ही नेशनल इनकम हुई। कोई ये सोच सकता है तो मान लेते हैं, क्योंकि इतना अपन को डीप में अपन को इकोनॉमिस्ट तो बनना नहीं है, अपन को एमबीए एमए की डिग्री लेनी है। हम तो पीएचडी का लेवल का मैं पढ़ा भी नहीं रहा अभी, हम तो एमबीए बीए एमए इकोनॉमिक्स एमकॉम के लेवल का पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर नेशनल इनकम का मतलब वो इनकम, वो प्रोडक्ट सर्विसेज जो हम एक साल के अंदर, जी हाँ एक साल के अंदर, और एक कौन सा फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उसी की मॉनेटरी वैल्यू यानी कि रुपए के अंदर कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को ही हमने क्या कहा है? नेशनल इनकम कहा है। क्या कहा है? नेशनल इनकम कहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। यानी एक साल में आपके पिताजी ने, चलिए आपके पिताजी पे नहीं जाते हैं, एक साल में मैंने कितना कमाया,
मैंने कि कोई कहेगा ना सर पिताजी पे चले गए आप, तो बहुत से बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, इसलिए हम तो हमारे ऊपर ही चले जाते हैं, भैया आपके पिताजी पूजनीय है, हम तो बड़े छोटे आदमी, तो गुस्सा मत होना, थोड़ा जोक सपाट अपने चलते रहना चाहिए। तो एक साल में मैंने जितना कमाया वो मेरी इंडिविजुअल इनकम होती है, और पूरे देश ने एक साल के अंदर कितना कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ उसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को हम हमारी नेशनल इनकम कह रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया है। अब इससे सिंपल एग्जांपल तो है नहीं। अब ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है, तीन इसके फंडामेंटल मेथड्स हैं, तीन ही मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, तीनों से आंसर सेम ही आता है, तीनों से आंसर सेम आता है, मतलब कि अप्रोक्स आंसर सेम आता है, लगभग बिल्कुल फिक्स तो नहीं कह सकते हो, लेकिन अप्रोक्स आंसर सेम आता है। तो तीनों पढ़ लेते हैं। सर प्रोडक्ट मेथड क्या है, एक्सपेंस मेथड क्या है, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करनी होगी। तो पहले प्रोडक्ट मेथड में पूरे एक साल के, 1 ईयर के प्रोडक्ट की टोटल, जितना भी एक साल के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, अब चाहे प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, अब तो सर्विसेज भी, जैसे कि सर्विसेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो टीचिंग इंडस्ट्री है वो भी एक सर्विसेज देती है, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सीए की आप चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ते हैं और लॉयर होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं, तो उसका वो चार्ज करते हैं, वो भी जोड़ देते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम एक साल के पूरे प्रोडक्शन को जोड़ देते हैं, उसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, चिंता मत करना, बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका, 7-8 लाइन का फॉर्मूला है, लेकिन मैं लिख के आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप याद कर लेना। क्यों मैंने ये लिखवाया, क्यों नहीं यहाँ पे मैंने ये इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वो इररिलेवेंट टॉपिक है, केवल इसका मीनिंग पूछा जाता है कि प्रोडक्ट मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंसेस मेथड क्या है। तो मीनिंग से जब अपना काम हो जाएगा तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला लिखना है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको फॉर्मूला भी इसका मैसेज कर दूंगा कि प्रोडक्ट मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है और एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। चलिए, इनकम मेथड। अब ये इनकम मेथड क्या है, जब हम एक साल की पूरी इनकम यानी कि जो भी हमने कमाया है उसकी टोटल करते हैं तो वो इनकम मेथड कहलाता है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर प्रोडक्शन का टोटल किया जाता है, इनकम के अंदर इनकम का, तो एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंडिचर का। जी हाँ, एक्सपेंडिचर के अंदर एक साल के एक्सपेंसेस का योग किया जाता है। तो सर ये टोटल कैसे बराबर आती है? जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि ये हमारा P&L अकाउंट है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, इधर मैं एक्सपेंसेस लिखता हूं और इधर इनकम होती है, इतना जानते ही हैं। और दोनों की टोटल बराबर तो आएगी नहीं, भले यहाँ पर जीडी आ जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर हाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, या इधर नेट लॉस आ जाएगा, लेकिन नीचे दोनों की टोटल बराबर लिखी जाती है, ये टोटल बराबर होती है। कॉमर्स वाले ही समझ पाएंगे दर्द, बाकी तो अपने साइंस वालों के लिए मैं समझा भी नहीं रहा हूं। तो ये टोटल जब बराबर है तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंसेस बराबर माने गए हैं। या आप बैलेंस शीट में मानते हैं, इधर बैलेंस शीट बनती है, इधर लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होती है, ऊपर में बैलेंस शीट लिख देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल मैचिंग कंसेप्ट के कारण बराबर आती है, यानी जितने दायित्व होते हैं उतनी पूंजी होती है। इसी को तो कहा गया है कि आपके जितने भी खर्चे होंगे उसी की इनकम होगी। यानी कि मेरे 100 रुपए इनकम हो रही है तो मेरे खर्चे कितने होंगे? सर आप कुछ सेविंग भी तो कर सकते हो, ये बात बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन सेविंग करूंगा यानी कि मैं बैंक में पैसा रख रहा हूं, तो बैंक में पैसा रखना भी मेरी तरह नजर में एक खर्चा है। हाँ, अब सर ये जो ब्लैक मनी हो जाती है ना, वो ना तो इनकम में काउंट होती ना एक्सपेंसेस में काउंट होती, इसलिए वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होती। हमारा देश हमारी सोच से कहीं ज्यादा संपन्न है, लेकिन ब्लैक मनी के कारण वो पैसा पूरा क्या दबा हुआ है, क्योंकि वो ना तो इनकम में काउंट होती। जैसे कि मैं को सैलरी मिली, मान लेते हैं 10,000 रुपए सैलरी मिली, अब 10,000 रुपए सैलरी मेरे बैंक में पड़ी है, अब वो 10,000 रुपए सैलरी मैं मेरी बैंक से कहीं खर्चा करूंगा तो मेरी इनकम और एक्सपेंसेस बराबर होंगे। अब बैंक में रखना भी एक तरीके का एक्सपेंसेस, अगर आप ये मान लेंगे तो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस बराबर होते हैं, इसीलिए तीनों का योग बराबर आता है। अब प्रोडक्शन कैसे? तो मैंने जो सर्विसेज दी है उसको जो खर्चा हुआ होगा मैन्युफैक्चरर का, उसका प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विस का, उसका भी तो 10,000 हुआ होगा, तो तीनों की टोटल हमेशा 10,000 रुपए आने वाली है। अप्रोक्स टोटल मिलती है, मैं फिर कह रहा हूं अप्रोक्स टोटल मिलती है, एग्जैक्ट टोटल नहीं मिलती। प्रोडक्शन यानी कि एक साल के प्रोडक्शन की टोटल, इनकम यानी एक साल की इनकम की टोटल, टोटल नेशनल की, एक साल के एक्सपेंसेस, टोटल नेशनल एक्सपेंसेस की टोटल कर दी जाती है, तो इसको कर दिया जाता है ना। चलिए एक सेकेंड, छोटा सा व्यवधान है। हाँ,
अब क्लियर हो गया? हाँ, एक्चुअल में वो थोड़ा सा ब्लिंक हो गया था कैमरा। हाँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, बैलेंस शीट आ गया है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ 2, 3, 4। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं क्यों है? क्योंकि मैंने मेरे 12-13 क्वेश्चन के अंदर इनको नहीं लिखा इसलिए। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे इजी पूरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन बच्चों को इतना डरा दिया जाता है कि वो बच्चे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ 2, 3, 4 इकोनॉमी लिख ही नहीं पाते। चलिए इसको याद करवा दूंगा आपको। वादा तो अपना हमेशा ही ये रहता है। आपने बात सुनी होगी, दो व्यक्ति रहते हैं, एक है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और दूसरा आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि पब्लिक। हाउस होल्ड का मतलब एक व्यक्ति। अब ये जो एक व्यक्ति है, ये मैन्युफैक्चरर से क्या लेता है? प्रोडक्ट लेता है, बराबर बात है। ये इसको क्या देता था? मैन्युफैक्चरर को अमाउंट देता था, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या देता था? कॉस्ट देता था, पेमेंट देता था। इसके अलावा ये और क्या देता है? ये इसके अलावा देता है सर लेबर प्रोवाइड कराते हैं। अरे लेबर देता है ना एक मार्केट वाला। हाँ, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या देता है? यानी कि हम कंपनी को क्या क्या देते हैं? मैन्युफैक्चरर को हम लेबर देते हैं, हम एक लैंड देते हैं, इसके अलावा हम उसको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं वो देते हैं, और बदले में वो हमें क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। इसके साथ क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। इतनी बात समझ में आई? इसी को टू फैक्टर, इसी को ही टू फैक्टर या टू सेक्टर, जब दो ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी बोला गया है। टू सेक्टर इकोनॉमी समझ में आया? पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा हाउस होल्ड। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आगे की कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये टू सेक्टर इकोनॉमी समझ में आ गई कि एक मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड को क्या देता है और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर को क्या देता है। अब क्या हुआ? बिजनेस एक्सपांड होना शुरू हुआ। शुरू में क्या होता था? केवल हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर और हाउस होल्ड दोनों में ही चलता था। ज्यादा पैसा भी नहीं होता था और ज्यादा लोग भी नहीं होते थे। लेकिन अब पैसे की ज्यादा आवश्यकता हुई, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो क्या हुआ कि तीसरे पलड़े ने जन्म लिया, जिसको हम बोलते थे जागीरदार। जागीरदार यानी कि सेठों ने जन्म लिया। इन सेठों को इंग्लिश में और अपने इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, बराबर। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने क्या करा? इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने हाउस होल्ड से भी व्यापार करना शुरू करा और मैन्युफैक्चरर से भी व्यापार करना शुरू करा। ये हाउस होल्ड से पैसा लेते थे। अरे हम बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है? अरे बैंक ही तो है। हम बैंक में क्या करते हैं? अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। और ये हाउस होल्ड भी क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, पर इनको बदले में क्या मिलता है? लोन मिलता है। लोन देते हैं ना। कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरर को लोन देती है, हमें भी लोन देती है। तो ये तीसरे खंबा बन गए, हमारी इकोनॉमी के तीसरे खंबे बन गए। कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक मैन्युफैक्चरर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक हाउस होल्ड। इसी को क्या कहा गया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इसको क्या कहा गया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर समझ में आ गया? टू सेक्टर, थ्री सेक्टर नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं। देखिए यहां मैन्युफैक्चरर हो गया, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, रब कर देते हैं पहले तो उसको। हाँ, ये ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, FI लिख देता हूं, और यहां हाउस होल्ड यानी डबल H कर देता हूं। ठीक, अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इससे जुड़ा है, यानी कि ये दो लाइनें कर देना, एक इधर जाने वाली, एक इधर जाने वाली, एक इधर जाने वाली, एक इधर जाने वाली, बात खत्म। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड से भी जुड़ा हुआ होता है, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर से भी जुड़ा हुआ होता है। ये मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड को क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, प्रोडक्ट देता है। और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर को क्या देता है? अरे क्या देता है? अभी तो बताया था, लेबर देता है, लैंड देता है और कैपिटल भी
प्रोवाइड कराता है। ये इंटरेस्ट लेते हैं और लोन देते हैं, यहाँ भी ये इंटरेस्ट लेते हैं, लोन लेते हैं और डिपॉजिट रिसीव करते हैं, ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं। ये बात पूरी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उस समय चल रहा था राजाओं महाराजाओं का शासन, जो बीच में चुंगी लगा के फ्री हो जाता था। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी कहलाता है। अब जैसे 3 सेक्टर इकोनॉमी की भनक आगे पड़ी, आगे लोगों को 3 सेक्टर इकोनॉमी की भनक पड़ी, तो हमारे देश में चलन आ गया गवर्नमेंट का, मोनार्की खत्म हो गई और आ गया चलन गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने कहा अरे ये काम तो बहुत ही अलग चल रहा है, तो हमको भी इसमें शामिल करो। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो इकोनॉमी है इसमें हमको भी शामिल करो। तो गवर्नमेंट ने कहा अब मैं मैन्युफैक्चरर से भी मिलूंगा, थोड़ा सा, हाँ, मैन्युफैक्चरर से भी मिलूंगा, इसके तो ब्लैक ही कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी मिलूंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी गवर्न करूंगा और हाउस होल्ड से भी बात करूंगा। तीनों से कौन बात करने लग गई? गवर्नमेंट बात करने लग गई। और इस गवर्नमेंट ने तीनों से क्या वसूल करना शुरू कर दिया? भैया टैक्स, टैक्स, बैंक से भी टैक्स, हाउस होल्ड से भी टैक्स, इससे भी टैक्स। और बदले में क्या दिया? आज आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट ने आपको बदले में क्या दिया, तो बोला रेगुलेशन दिया, लॉ दिए, यानी कानून दिया। ठीक है, यही सिंपल सी बात है, रेगुलेशन दिए और लॉ दिए। किसने दिए? गवर्नमेंट ने दिए। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। अब बताओ, इतना सिंपल है, कहां से दिक्कत आ रही है समझने में? मैन्युफैक्चरर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और हाउस होल्ड 3 हो गए, तो 3 सेक्टर, एक हमने गवर्नमेंट और जोड़ दी तो 4 सेक्टर। बताओ कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना, सिंपल है। कौन किसको क्या देता है वो यही समझ लो। मैन्युफैक्चरर हाउस होल्ड को क्या देगा? भैया प्रोडक्ट दे देगा, और क्या देगा? एम्प्लॉयमेंट दे देगा। हाउस होल्ड क्या दे रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन दे रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? डिपॉजिट ले रहे हैं। यहाँ भी फाइनेंस, यहाँ टैक्स ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? उनको सुरक्षा दे रहे हैं, रेगुलेशन दे रहे हैं। आइए, यही तो 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गई। ये मैंने जो अभी चार्ट बनाया था वो का वही चार्ट इन्होंने बना के आपको सेविंग दे रहे हैं और ये इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इधर ये गवर्नमेंट आ गई है और ये फॉरेन कंट्रीज भी इसमें 4 सेक्टर में जोड़ दी। आप नहीं भी जोड़ोगे तो चलेगा, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल, बिजनेस और ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या दे रही है? गवर्नमेंट परचेज भी करती है गुड्स मैन्युफैक्चरर से और उसको सेल भी करती है। यहाँ पर कुछ थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रखे हैं कि गवर्नमेंट परचेज कर रही है गुड्स और सेल भी कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स भी लगा रही है और नेट टैक्स पेमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट बोरो भी कर रही है, गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। यही कुछ इसके अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं। बाकी अपन ने जो पहले वाला देखा है वो उसमें भी कोई गलती नहीं है। अगला टॉपिक आ चुका है 5th यूनिट का। क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? अरे महंगाई डायन मारत जात है, उसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो महंगाई क्या है? गाना था, है ना, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर समय में जो महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है, उसी को ही महंगाई कहा जाता है। एक पर्टिकुलर समय के अंदर जो प्राइस इंक्रीज हो जाती है उसी को। अब कितनी है अभी आपको पता है? कुछ अंदाजा है? कोविड में से पहले अभी 6% में मान लेता हूं, 6% मनमोहन सिंह के साथ में अपने बैंक वाले ब्याज कितना देते हैं? आजकल तो 3.5% दे रहे हैं। यानी कि 1 लाख रुपए हम हमारे सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3.5% ही इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन महंगाई की दर कितनी है? 6%। तो आपको तो 2.5% का नुकसान हो गया। आप सोच रहे हो कि पैसा बढ़ गया, भैया 1 लाख पे 3,500 रुपए ज्यादा मिल गया ना मुन्ना ना, वो 6% तो आपकी इन्फ्लेशन ही है, महंगाई बढ़ रही है इतने रफ्तार से। यानी कि ये मार्कर मान लेते हैं 10 रुपए का था, 6% के हिसाब से 10.60 पैसे का अगले साल मिलेगा। कोई चीज 100 रुपए की है तो अगले साल 106 रुपए में मिलेगी। इसी को तो इन्फ्लेशन रेट बोला गया। 6% अपन मान लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो प्राइस में इंक्रीमेंट आता है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इन्फ्लेशन के बिना आपका 5वां यूनिट कंप्लीट नहीं होता। अब ये इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं? इन्फ्लेशन के 2 ही टाइप लिखे हैं, नहीं 3 लिखे हैं, डिमांड, कॉस्ट और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तीसरा मैं कंसीडर नहीं करता, लेकिन ठीक है, इसमें डिमांड लिखा है। ठीक है, पहला है डिमांड इन्फ्लेशन। पहला है डिमांड इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड इन्फ्लेशन क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, यानी कि डिमांड बढ़ जाए, सॉरी, जब किसी वस्तु की
डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, और उस कारण से जो इन्फ्लेशन आएगा उसको डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ गई थी, तो उस कारण से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टेम्पररी इन्फ्लेशन आया था उसको डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसे डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा इन्फ्लेशन लिखा है अपना कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा और कॉमन इन्फ्लेशन है। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि जब किसी वस्तु की लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाने से उसकी जो प्राइस बढ़ जाती है, इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो लागत क्यों बढ़ती है सर? क्योंकि हमारी लेबर महंगी हो जाती है, लैंड महंगा हो जाता है, रेंट महंगा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, तो इसी कारण से हमारी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरीके के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से हमारी प्राइस बढ़ जाती है, और इस प्राइस के बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन इमर्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन मैंने कंसीडर क्यों नहीं करा था? मैंने इसलिए कंसीडर नहीं करा था क्योंकि बिल्ट इन इन्फ्लेशन वास्तविकता में कोई इन्फ्लेशन होता नहीं है। ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन में कोई चीज इतनी महंगी नहीं है। जैसे बिल्ट इन, मैं एक लैंड लेने के लिए गया, ठीक, 100 वर्ग गज का वो लैंड था। मैंने उसकी कीमत 3 लाख लगाई। कितनी लगाई? 3 लाख रुपए। सस्ता है, अरे गांव का था। 3 लाख रुपए उसकी कीमत लगाई। मेरा एक पड़ोसी आया और उस भाई साहब ने उसी लैंड की कीमत मेरे को खुन्नस निकालने के लिए उसी लैंड की कीमत 7 लाख रुपए लगा दी। कितनी लगा दी? 7 लाख रुपए लगा दी। तो पड़ोसी धर्म उसने निभाया और उसी फ्लैट की कीमत जो 3 लाख रुपए में मैंने बोली लगा के आया था, उसने वो 7 लाख रुपए लगा दी। यानी कि अब उसने वो फ्लैट ओवर वैल्यू करके 7 लाख रुपए में खरीद लिया। इसी को कहा गया बिल्ट इन इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन था नहीं, लेकिन कीमत हमने खुद बढ़ा दी, तो इसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि ये अनभिज्ञता के कारण भी हो सकता है, कस्टमर जानता नहीं है, नॉट नॉलेज के अंदर नहीं होता, और इस कारण से महंगाई मिल जाए। जैसे कि ये शर्ट है, एक दुकान पे 1000 की मिल रही, दूसरे में 800 की मिल रही, तीसरे में 500 की मिल रही, चौथे में 2000 की मिल रही। तो मैं किसी एक दुकान पे गया और मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। तो किसी दुकान पे गया और क्या कस्टमर तो अवेयर होता नहीं है, तो कस्टमर अवेयर नहीं, मैंने 2000 में खरीद लिया। मेरा दोस्त जो है वो 500 रुपए में लेकर आया, बोला सेम शर्ट है आनंद 500 रुपए में, तू 2000 में लाया। तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन हो गया। महंगाई थी नहीं, लेकिन हमने खुद ने बिल्ट कर ली। कंज्यूमर जो था वो अनअवेयर था, या आप कह सकते हो इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर, या इग्नोरेंस ऑफ द बायर, इग्नोरेंस ऑफ द सेलर, और इमेजिनरी कि मान में ही मान लिया, इसी को बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं? इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं? इन्फ्लेशन के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, दोनों समझा दिया। मनी सप्लाई, मनी अगर कम हो जाती है मार्केट के अंदर तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं, रुपए की वैल्यू कम होगी, रुपए की मनी सप्लाई कम होगी। मैंने कहा जिस भी चीज की सप्लाई कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लेते हैं इस मार्केट के अंदर 100 किलो आलू आए एक सब्जी मंडी के अंदर, और डिमांड थी 1000 किलो की, तो बात बढ़ गई। अगर सप्लाई कम कर दी गई, यानी 10 किलो ही आलू आए, तो वापस से क्या हुआ? मनी यानी उन आलू की वैल्यू बढ़ गई, पोटैटो की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से क्या हुआ था? ऑक्सीजन सिलेंडर के टाइम पे क्या होता? ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई थी, जिस कारण से उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ज्यादा होती तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। यानी कि किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाने से इन्फ्लेशन आ जाता है। और डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन यानी कि हम उसकी वैल्यूएशन जो है वो बार बार कम कर देते हैं। किसकी? पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू डीवैल्यूड हो जाती है, जिस कारण से भी सप्लाई कम हो जाती है। राइजिंग वेजेस, जब कॉस्ट का ही इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट है, जब वेजेस बढ़ जाती है तो भी बढ़ जाती है। अरे पॉलिसीज और रेगुलेशन, कल से ये चीज 10 रुपए में ही मिलेगी। अभी नोटिफिकेशन पढ़ा मैंने कि पैरासीटामोल जैसी टेबलेट, जो मतलब हर घर में मिलने वाली टेबलेट है, जो बहुत ही कॉमन टेबलेट है, कोरोना में बहुत इस्तेमाल हुआ, उसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो उसी की कोई पॉलिसी रेगुलेशन आ गई कि अब इसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो इन पॉलिसीज और रेगुलेशन के कारण अगर किसी की प्राइस बढ़ जाती है तो वो भी एक इन्फ्लेशन का कारण होता है। अब बिजनेस साइकिल के टॉपिक पे आ चुका हूं, ठीक है। 24 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक भी करवाऊंगा जरूर।
ठीक है। बिजनेस साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती थी कि प्रोडक्ट स्टार्ट होता था, इमर्ज होता था और सैचुरेशन पे आके एंड हो जाता था। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने मार्केटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर अभी आपको नहीं आती तो वो वीडियो के अंदर देखना, नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन यहीं से समझ लेंगे। बिजनेस लाइफ साइकिल क्या है? बिजनेस लाइफ साइकिल आर आइडेंटिफाई हैविंग अ 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। हर बिजनेस के 4 फेज बताए हैं। पिक, थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन। बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन अकर अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड, यानी कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड चेंज होता है। बिजनेस लाइफ साइकिल में कौन सी ट्रेंड आता है? लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला क्या होता है? थ्रू आता है। कौन सा आता है? थ्रू। जब कंपनी थोड़ा सा जंप करके डाउन में आती है, थ्रू यानी कि नया प्रोडक्ट कोई डेवलप कर रही है, नए आइडिया पे वर्क कर रही है, थ्रू होता है यानी कि गुजरना। और गुजरती है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करती है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, कोई नए लेवल लगती है, कोई नए प्लांट लगाती है, ये थ्रू यानी किसी से गुजरना, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज। ये पहला पॉइंट है। जैसे ही गुजरती है तो क्या होता है? एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होना सेकंड स्टेज आ गई। एक्सपांशन होती है, हमें क्या मिल जाता है? पिक मिल जाता है। पिक मिल जाना है, पिक मिल जाता है। अब ये पिक जो है, अब यहाँ तो अपन ने अलग अलग देखा, एक एक्सपांशन, क्योंकि जैसे ही नया प्रोडक्ट लिया, नया टेक्नोलॉजी ली तो एक्सपांड हुआ, एक्सपांड होते ही पिक आ गया। पिक आ गया यानी कि आप सैचुरेशन पे पहुंच गई। अब डिक्लाइन होना शुरू होता है। हर किसी का जीवन में एक पिक आता है, हर प्रोडक्ट का पिक आता है, इसी तरह हर बिजनेस का पिक आता है कि वो मैक्सिमम। अब कोई कंपनी पिक लाने में हो सकता है कि उसको 25 साल लग जाए, कोई कंपनी का 2 साल में आ जाता है, कोई कंपनी 1 साल के अंदर, यानी कि वो वैल्यू जहां से कंपनी आगे और नहीं जाती, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ तो होती है लेकिन डायमेंशिंग रेट से, यानी कि वापस गिरती हुई। और ये आती है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वो जगह जहां पर कंपनी को एनालिसिस होता है, अरे कुछ तो गलत हो रहा है। बीएसएनएल कंपनी का एग्जांपल लूंगा अभी मैं, कुछ तो गलत हो रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर से वो ग्रोथ ट्रेंड पे फिर से वापस यहां से वो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाती है और फिर से ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। चलिए अब एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। एग्जांपल लेके इसको क्लियर करता हूं। बीएसएनएल आई थी मार्केट के अंदर, आप सभी को याद है, बीएसएनएल की सिम खरीदी थी मैंने, मेरे को याद है 4 घंटे में लाइन में लगा था, तब जाके बीएसएनएल की 3000 रुपए की सिम खरीदी थी भैया। 3000 रुपए, जिसमें भी केवल इनकमिंग की वैलिडिटी 1 महीने की थी। तो ये था नया प्रोडक्ट। जब कंपनी ने स्टार्ट करा था, कंपनी ग्रोथ होना शुरू हुई थी, कंपनी स्टार्ट हुई थी, नया नया जीएसएम का सिम आया था, तो थ्रू जैसे ही वो सिम आया, नई टेक्नोलॉजी आई, कंपनी ने एक्सपांड करना शुरू कर दिया। हर किसी के पास बीएसएनएल हो गया, सब लैंडलाइन छोड़ के मोबाइल फोन ले आए, कुछ कुछ के पास कॉर्डिनेट लेने लगा। तो ये एक्सपांशन, और बीएसएनएल पिक पर रहने लग गया। बीएसएनएल की स्कीम काफी लोगों को पसंद आने लग गई, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, 3G 4G के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाया, जियो ने आके बाजी मारी और पिक से वापस से डाउन होना शुरू हो गया और ये कॉन्ट्रैक्शन की उसकी आ गई। अब बीएसएनएल खुद 4G में खुद को बिल्ड कर रहा है, खुद नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, नए अपने वाईफाई के टावर लगा रहा है, वाईफाई के मॉडेम लगा रहा है, वाईफाई के सिग्नल दे रहा है, फ्री लैंडलाइन दे रहा है। तो वापस से ग्रोथ ट्रेंड इमर्ज होता है, यानी हर कंपनी के साथ, हर बिजनेस के साथ, थ्रू एक्सपांशन पिक और कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू एक्सपांशन पिक और कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू एक्सपांशन पिक और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि TEPC टपैक। ठीक है, अभी बनाया टपैक करके आपका चलता रहता है और फिर इसी तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाती है और फिर ग्रोथ एंड भी हो जाती है अगर बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। इसी की तरीके से बिजनेस साइकिल चलता है। ओहो, खुशी की बात है बहुत बहुत कि यहाँ पर अपने 5th यूनिट भी कंप्लीट हो गई, अपना रिवीजन भी हो गया, 5 यूनिट मैंने डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप वो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताएं कि कैसा लगा है मेरा वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।